गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमें क्या देखना है, द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल डिसऑर्डर। मतलब अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद से लेके अभी तक जो है, जो दुनिया का ऑर्डर था ग्लोबल लेवल पे हर कंट्रीज में बिल्कुल ऑर्डर में चलता था। ऐसा मानिए कि एकदम सीधा रास्ता था, स्मूथ तरीके से चल रहे थे। अब क्या है, ग्लोबल डिसऑर्डर वर्ड लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? वो इसलिए क्योंकि अब वो रास्ता सीधा नहीं है, अब उसमें जंगल उग गए, तो टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ तरीके से सब चल रहा है। मतलब वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है पूरी तरीके से। कहीं भी लड़ाई हो जा रही है, कहीं भी झगड़े हो जा रहे हैं, कहीं बम बारूद स्टार्ट हो जा रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है देशों को। तो देशों ने क्या किया है, एक पैटर्न दिखाता है, ये आर्टिकल एक पैटर्न दिखाता है कि पहले लोग सारे देश क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। यानी अपनी पॉलिसी में बदलाव, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव, अब सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, इन सब चीजों पे फोकस करने लग गए। तो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। इसीलिए लिखा है द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर समझेंगे क्या है डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर में क्या क्या आता है। In the new volatile world, resilience, adaptation, and flexibility will trump productivity, efficiency, and growth. बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। आपके प्रीलिम्स मेंस में काफी हेल्प करने वाला है। इसमें क्या है, मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ, आपको प्री के कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे 5, मेंस के भी एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसे लिखना है। आप ट्राई करिएगा, ठीक है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका। तो अब सवाल है कि ग्लोबल डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। ग्लोबल डिसऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है, यानी सब स्थिति ठीक चल रही है। ग्लोबल डिसऑर्डर क्या है, 3 वर्ड याद रखिएगा। मतलब जहां भी, जिस भी दुनिया में इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और क्राइसिस बनी रहे, ठीक है, यानी अस्थिरता, अनिश्चितता और संकट, उसे कहेंगे ग्लोबल डिसऑर्डर। यानी दुनिया में ऐसी स्थिति बनी है, लगातार बनी, ये वर्ड याद रखिएगा, लगातार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की वर्ड है ये। ऐसी दुनिया जहां लगातार इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और क्राइसिस बने रहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबल डिसऑर्डर। अगर यही सब ना बना रहे, यही सब ना बना रहे, सब स्थिति बेहतर रहे, तो क्या बोला जाएगा, ग्लोबल ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, ग्लोबल ऑर्डर डिसऑर्डर में चला गया है। तो ग्लोबल डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि हम कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी प्रिडिक्टेबल नहीं है। पहले क्या होता था, अगर ग्लोबल ऑर्डर एकदम स्मूथ चल रहा है, ठीक तरीके से चल रहा था, हम आगे का प्रिडिक्ट कर पाते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होगा, तो हम उसके अनुसार अपना पॉलिसी बना लेते थे। अब कोई भी पॉलिसी बनाने, चेंज करने से पहले हम सोचते हैं, क्यों? क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब रसिया यूक्रेन देखिए, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान इजराइल यूएस का संकट देखिए, ये बनता जा रहा है। तो इसलिए प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कब किसका मूड खराब हो जाए। हर समय रिस्क मौजूद रहेगा, देशों को हर समय प्रिपेयर रहना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति बनती है ग्लोबल डिसऑर्डर क्या, तो देशों को ये सब देख के चलना पड़ता है, ये सब सोचना पड़ता है। ये ग्लोबल डिसऑर्डर की स्थिति है। तो देखिए एक एक करके समझते हैं, ग्लोबल डिसऑर्डर ऐसा क्यों दिख रहा है हमें। पहला है मल्टीपोलैरिटी, बहुध्रुवी। यानी पहले क्या था, यूएस का डोमिनेंस था, डोमिनेट करता था, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड था। अब क्या है, अब यूएस है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, रसिया है, इंडिया है, कई पावर सेंटर है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि तो क्या सब फिर से ग्लोबल ऑर्डर बनाने के लिए यूनिपोलर कर दे? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यूनिपोलर करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलैरिटी है, ठीक है, ये रहने दीजिए, लेकिन थोड़ा रूल नियम बना के, थोड़ा मोरालिटी का ध्यान रखते हुए, इन सबका ध्यान रखते हुए एक रूल बनेगा और सारे देश उस पर सहमत होंगे, तब बेहतर तरीके से चल पाएगा। कहना क्या है कि ग्लोबल डिसऑर्डर क्यों चल रहा है, मल्टीपोलैरिटी हो गई है, ठीक। पहले मल्टीपोलैरिटी हो गई है और यूएस का डोमिनेंस था पहले, तो अब क्या है, मल्टीपोलैरिटी में कई पावर्स है, तो सब अपने अपने ही नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो एक टेंशन बनी रहती है। एक रूल नहीं बना हुआ है, अगर ये कई मल्टीपोलैरिटी है तो एक रूल नहीं बना हुआ है जिसको माने। जैसे यूएन वगैरह बना हुआ है, डब्ल्यूटीओ बना हुआ है, मल्टीपोलैरिटी का एग्जांपल है। सब यहाँ पे आके सहमत बातचीत करते हैं, एक मंच मिलता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी लोग सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन बना रहता है हमेशा। और देखिए पावर स्ट्रगल चलता है, इसलिए इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ये कहता है, इनके चाइना और यूएस के बीच में हमेशा टेंशन रहता है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर चल रहा होता है। यूरोपियन यूनियन यूएस का हो जाता है, रसिया यूएस का हो जाता है, इंडिया जो है मिडिल में रहता है, लेकिन इस झेलता भी इंडिया भी है, ठीक है। तो पावर स्ट्रगल झेल रहा है, जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, ठीक है। इसकी वजह से भी ग्लोबल ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। यूएस चाइना का वॉर चलता रहता है, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर चलता रहता है। ट्रेड वॉर में क्या, ट्रेड वॉर में टैरिफ वॉर,
टैरिफ वॉर और करेंसी वॉर चलता है इनके बीच। ये टैरिफ वॉर में क्या होता है, एक देश दूसरे के माल को महंगा करने के लिए क्या करते हैं, उसके मान लीजिए एक्स देश है, ये वाई देश है, अगर ये कोई एक्स देश यहाँ पे सामान अपना डंप करना चाहता है तो यहाँ पे टैरिफ लगा देगा, ताकि इसका जो मार्केट में चीजें महंगी हो जाए और कंपटीशन से बाहर हो जाए और अपनी चीजें सस्ती कर ले। ठीक है, और ऐसा ठीक ऐसा ये भी करता है, अगर ये भी डंप करे तो ये क्या है, टैरिफ वॉर। करेंसी वॉर क्या है, जैसे मान लीजिए चाइना है, चाइना चाहता है कि मेरा सामान जो है मार्केट में ज्यादा सस्ता जाए दूसरे के, तो ये क्या करेगा, अपना करेंसी डीवैल्यू कर देगा, बहुत घटा देगा, तो इसका क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। ठीक है, लोग खरीदते हैं क्योंकि जब इसका सामान सस्ता हो जाएगा तो लोग ज्यादा आएंगे खरीदने के लिए, ऐसा होता है। तो ये एक बैड इंटेंशन से ये करता है, करेंसी डीवैल्यू करता है, तो इससे क्या होता है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है दूसरे के मार्केट में। ठीक है, तो ये एक तरीके का वॉर करता है, करेंसी डीवैल्यू करना ठीक नहीं है। ठीक, अपने से हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हो रहा है तो समझ में आता है, खुद बैड इंटेंशन से करेंसी गिरा देना, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इसका दूसरे के मार्केट कब्जा करने की कोशिश करे, सस्ता हो जाए, ये ठीक नहीं है, इस तरीके की हरकतें करता है। और देखिए क्या है राइवलरी में, रसिया और वेस्ट का यूक्रेन वॉर, तो क्या है, कॉपरेशन कम है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, इसलिए ग्लोबल डिसऑर्डर चल रहा है। ये सब ग्लोबल डिसऑर्डर के एग्जांपल दिखाया जा रहा है। तीसरा, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन टूट रहा है। आईएमएफ के अनुसार 2023 में देखिए, दुनिया जो है ब्लॉक्स में बट रही है, वेस्ट चाइना लीड, मतलब वेस्ट वर्सेस ईस्ट जैसा बनना, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, अब देश मिलकर अपने ब्लॉक्स बना रहे हैं, फिर ये देश मिलकर ब्लॉक्स बना रहे हैं, फिर ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस एक देश पे हमला मतलब सब पे हमला, इस तरीके का। ठीक है, तो ब्लॉक्स बन रहा है, दुनिया ब्लॉक्स में बट रही है आईएमएफ के अनुसार 2023 में इन्होंने बताया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स बढ़ते हैं, सप्लाई चेन टूटता है, सप्लाई चेन टूटना बढ़ता है। ट्रेड बैरियर क्या है, जो मैंने बताया कि टैरिफ लगा दिया, एक देश से दूसरे देश पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, यूएस ने लगाया था बहुत ज्यादा, 25% किया, फिर 50% किया, बहुत सारे देशों को फिर टैरिफ लगाया, तो ये हरकतें शुरू हो रही है, तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा है। चौथा है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी कैसे, कोविड-19 ने क्या दिखाया हमें कि पूरी दुनिया जो है चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना से ही सामान ले रहे थे, जैसे ही कोविड-19 आया क्या हो, सप्लाई चेन टूटा, मतलब सप्लाई चेन हिल गया, पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, तो लोगों को पता चल गया हम तो चाइना पे डिपेंडेंट है, हम एक ही जगह से सब सामान ले रहे हैं, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया ही नहीं। ठीक है, तो 2020-21 में ग्लोबल ट्रेड लगभग 8 से 10% गिर गया डब्ल्यूटीओ के अनुसार। क्यों, क्योंकि सारा हम चाइना पे डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, हम ही नहीं बहुत सारे देश। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब देश क्या कर रहे हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है कि चाइना से भी हम खरीदते रहे सामान, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो भी ले रहे हैं चाइना से भी ले, और प्लस वन का क्या मतलब है, और अदर कंट्रीज से भी ले, मतलब चाइना के साथ साथ अदर कंट्री, ना कि केवल पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट रहे। तो ये क्या है, एक बड़ा बदलाव है पॉलिसी में, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। पांचवा देखिए, एनर्जी इनसिक्योरिटी। रसिया यूक्रेन के बाद क्या हुआ, ऑयल और गैस के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, फैक्ट देखिए 2022 में क्या था, क्रूड ऑयल लगभग $120 पर बैरल गया। जो मैंने कल, आप देखे, अगर कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने क्या बताया था, बियर मार्केट, कल आपने नहीं देखा है वीडियो तो बियर मार्केट यानी सिल्वर इकोनॉमी के नाम से थंबनेल लगा होगा, वो देखिए। बियर मार्केट में बताया था सैलो बियर मार्केट और डीप बियर मार्केट, तो और मैंने वो भी बताया था कि डीप बियर मार्केट की स्थिति कब बनती है, जब लगभग $120 पर बैरल चला जाए प्राइस, तो ये डीप बियर मार्केट की स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो क्या है, ये पूरा का पूरा इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, इससे हुआ क्या, इन्फ्लेशन बढ़ा, डेवलपिंग कंट्रीज पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ये डिसऑर्डर का कारण है। छठा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी ट्रेडिशनल क्या है, युद्ध है, नॉन ट्रेडिशनल मतलब नए खतरे। नए खतरे कैसे, पेंडेमिक हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, साइबर अटैक्स हो जाए, ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, नए खतरे। ट्रेडिशनल क्या है, युद्ध हो रहा है, नॉन ट्रेडिशनल नए खतरे, इस तरीके के खतरे, महामारी वगैरह। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। फैक्ट देखिए, कोविड-19 में ग्लोबल जीडीपी क्या है, -3.1% हुआ था, किसके अकॉर्डिंग, ये आईएमएफ डेटा दिया। ठीक, तो रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमी अनप्रिडिक्टेबल हो गई। तो समझ में आया, ये जो 6 बताए गए अभी, ये आपको डेटा दिए गए, नॉन ट्रेडिशनल, ये ऊपर जितना भी बताया गया सब कुछ क्या है, ये ग्लोबल डिसऑर्डर हिलता हुआ नहीं दिख रहा आपको, कि ग्लोबल डिसऑर्डर हो गया, स्थिति बन गई है, पूरी चल रही है। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए, मतलब पहले तो ये चलने लगा है, पहले इतना नहीं था, पहले ये सब नहीं चल रहा था, इतना नहीं चल रहा था,
लेकिन अब देखा गया कि इतना वोलेटाइल हो गया, इतना अनस्टेबल हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई है, लोगों ने पॉलिसी चेंज किया गया है। पैटर्न देखेंगे कि क्या क्या चेंज किया है। ठीक है, देखिए पहले क्या था, पहले और अब का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, स्टेबल वर्ल्ड और ग्लोबल डिसऑर्डर की स्थिति। पहले की व्यवस्था क्या थी, ग्लोबलाइजेशन अभी भी है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, पूरा पूरा बिखर गया है। पावर क्या है, यूनिपोलर था पहले, अब क्या है, मल्टीपोलर है। ठीक, मल्टीपोलर कहने का मतलब है, ग्लोबल डिसऑर्डर में मल्टीपोलर लिखने का मतलब नेगेटिव सेंस में मत दीजिएगा इसको। ठीक है, कि मैं नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि मल्टीपोलर होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मल्टीपोलर कायदे से होना चाहिए। जब यूएन WTO में बात सुनी जाए, नहीं सुनी जा रही है, इसलिए इसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड डाल दिया गया है ग्लोबल डिसऑर्डर में। लक्ष्य क्या है, ग्रोथ। पहले क्या था, स्टेबल वर्ल्ड में ग्रोथ प्रमुख लक्ष्य था, अब क्या है, सर्वाइवल और सिक्योरिटी। इतना अनस्टेबल है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, खाना पाना रुक गया हमारा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, ठीक है, किसी पे हमला हो गया तो क्या होगा। तो ये अभी सर्वाइवल और सिक्योरिटी से जुड़ गया है। ट्रेड क्या है, पहले फ्री ट्रेड कर रहे थे, अभी क्या है, प्रोटेक्शनिज्म ध्यान दे रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। कैसे, लोग क्या लगा रहे हैं, ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं। ठीक है, टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल। सप्लाई चेन क्या है, पहले क्या था, एफिशिएंट था, अभी क्या है, डाइवर्सिफाइड है। मतलब पहले एक पे टिके रहते थे, जैसे चाइना पे टिके रह गए, ठीक है, तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब क्या है, इतना वोलेटाइल हो गया जिसकी वजह से डाइवर्सिफाई करना पड़ गया, कि एक ही जगह से मत लो, सब जगह से लो। ये अच्छी चीज है कि एक ही जगह से ना लो, सभी जगह से लो, लोग प्रोटेक्शनिज्म पे फॉलो करने लगे। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। आप सोचिए कि पहले दुनिया क्या था, स्मूथ हाईवे, एक हाईवे स्मूथ थी, सीधा रास्ता था, आराम से लोग चलते थे, कोई रुकावट नहीं। अब दुनिया क्या है, एक रफ जंगल रोड है, कभी युद्ध, कभी तेल संकट, कभी पेंडेमिक, इसलिए स्पीड इंपॉर्टेंट थी पहले। अब क्या है, सेफ पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्पीड इंपॉर्टेंट थी, भगाओ तेजी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि सही तरीके से पहुंच जाए, वही बहुत है। इस सेंटिमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है, सेंटिमेंट है ये, कि पहले क्या चल रहा था कि स्पीड इंपॉर्टेंट थी, अब क्या है कि जिंदा पहुंची जाए, सही से पहुंच जाए, वही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसा ग्लोबल डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी का पुराना मॉडल और नया मॉडल थोड़ा देख लेते हैं। जो मैंने टेबल बनाया था ना, पुराना नया पुराना नया, उसी को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। पुराना मॉडल, ओल्ड इकोनॉमिक थिंकिंग, पहले क्या था, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, यानी 1990 से 2019 के बीच में, ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हो गया है, बस ये दिखा रहा है 2019 से 90 के बीच में कि पहले बड़ा स्मूथ चलता था सब। ठीक है, अचानक अब जो ये ग्लोबल डिसऑर्डर होने लगा है, दिखने लगा है बहुत ज्यादा, इसके बाद से ज्यादा। ठीक है, तो इफिशियंसी, पहला कम लागत, सबसे पहले सस्ता कहाँ बनेगा वहीं प्रोडक्शन होगा, ये दिमाग में चलता था कि सबसे ज्यादा सस्ता जहां बनेगा हम वहीं देंगे। तो लोग क्या करते थे, चाइना में देते थे, चाइना चीप लेबर अफोर्ड करा देता था, तो लोग भागते थे बनाने वहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री, सस्ता कहाँ बनेगा, पहले लोग ये सोचते थे। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी देखते थे, ज्यादा उत्पादन कहाँ, मास प्रोडक्शन करते थे ज्यादा प्रॉफिट के लिए, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना था, जीडीपी ग्रोथ रेट पर फोकस करते थे, इन सब चीजों पर फोकस करते थे पहले। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो ऊपर बताया, ये सारी चीजें, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहते थे। इसको कहते हैं न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन मॉडल। अब इसमें न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन मॉडल में और कुछ भी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, फ्री ट्रेड, जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन, कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, जस्ट इन टाइम क्या होता है, एग्जांपल देखिए, जस्ट इन टाइम का मतलब ये, अभी इसको विस्तार से और बताएंगे। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि मान लीजिए आप हैं, आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कुछ बना रहे हैं कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर से आप चाहे कि कुछ मंगा ले, ठीक है, तो आप केवल जितनी जरूरत है उतना ही मंगाते हैं। मान लीजिए इस साल के लिए आपको 2026 के लिए 3 चीजों की जरूरत है, तो आप 3 ही मंगाते हैं। तो आपको लगेगा अच्छी बात है कि 3 की जरूरत है, 3 ही मंगाया, ठीक है, अब पूरा बिक भी गया। लेकिन इसमें गड़बड़ है, इकोनॉमिक शॉक आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कोविड-19 जैसा स्थिति बन गई, सब जगह से ब्लॉक हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब यहाँ तो प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा, एकदम फैक्ट्री ठप जैसी स्थिति हो जाएगी। अगर ज्यादा मंगा लिया होता, मतलब 3 की जरूरत है, 3 और एक्स्ट्रा मंगा लेता, स्टॉक में रख लेता, तो इसको फायदा होता। ठीक है, तो स्टॉक में ना मंगा के जितनी जरूरत है उतना पे ही काम चलाना, इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम अप्रोच, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही मंगाया, केवल उतनी ही जरूरत के हिसाब से चीजें की, तो ये जस्ट इन टाइम अप्रोच है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस की तरफ बढ़ा गया है, यानी जस्ट इन टाइम है तो जस्ट इन केस,
ये अप्रोच अपना रहे हैं लोग, जिस तरीके से ग्लोबल डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए एप्पल प्रोडक्ट्स जो है पार्ट अलग अलग देशों में बन रहे हैं। ठीक है, नियो लिबरलिज्म, ये बदलाव है। पहले क्या था, एक देश में दे दिया, जहां सबसे सस्ता बन रहा है वहीं दे रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, चाइना में तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब इंडिया वगैरह में भी दे रहे हैं, वियतनाम में भी दे रहे हैं, और कंट्रीज में भी दे रहे हैं कि एक जगह हमारा प्रोडक्शन न रहे, अगर कोई भी शॉक गड़बड़ हुआ तो हम तो ठप हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये बदलाव है। तो पहले की प्रॉब्लम क्या थी, जो मैंने बताया ऊपर क्या था, इस जस्ट इन केस जस्ट इन टाइम चल रहा है, जितनी जरूरत है उतना कर रहे हैं, एक ही जगह दे रहे हैं, जहां सबसे सस्ता बनेगा हम कोई वहीं प्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मॉडल एफिशिएंट है लेकिन फ्रजाइल, कमजोर है। ठीक है, एविडेंस के लिए जैसे कोविड-19 2020 में आया तो ग्लोबल जीडीपी गिरा, आईएमएफ के अनुसार -3.1%, शिपिंग कॉस्ट क्या है 4 से 5 गुना बढ़ गया, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पड़ा, ऑटो इंडस्ट्री जो है क्रैश कर गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्योंकि उसमें चिप लगता है, वो सब क्रैश कर गई। तो मतलब एक जगह बनवाना प्रॉब्लम है, तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है इससे। एक जगह बन प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए चाइना में करवा रहे हैं, केवल एक ही जगह करवा रहे हैं, बहुत सस्ता बना रहा है, तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी अगर ये वाली स्थिति बनी। इसलिए डाइवर्सिफाई किया गया, ये जो बनाया ना एप्पल प्रोडक्ट सब क्या है, अलग अलग पार्ट्स जो है, इसके पार्ट्स अलग अलग देशों में भी बन रहे हैं, जो डाइवर्सिफाई किया गया। ये समस्या पैदा हो जाएगी अगर एक जगह केवल चाइना में कॉन्सेंट्रेट कर दिया सारे प्रोडक्शन, इसलिए बहुत सारी कंपनी डाइवर्सिफाई करी। इंडिया में भी, इंडिया को भी इससे फायदा हुआ, तो इंडिया में भी लगा सब प्रोडक्शन होने। अब नया मॉडल क्या है, न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग। ओल्ड इकोनॉमिक थिंकिंग क्या थी कि एक ही जगह जहां सस्ता बन रहा है वहीं बनवाओ, एक ही देश में बनवाओ, ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो। न्यू इकोनॉमिक में ये थिंकिंग चेंज हो गई, अब फोकस क्या है, शिफ्ट हो रहा है। अब फोकस किस पे कर रहा है, एफिशिएंसी से रेजिलियंस पे पहुंच गया, यानी झटका झेलने की ताकत, शॉक ऑब्जर्व कर सके उसके लिए व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, डेफिनेशन क्या है रेजिलियंस का, एबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू ऑब्जर्व शॉक एंड रिकवर क्विकली, मतलब इकोनॉमिक शॉक है तो उसको ऑब्जर्व कर ले, तुरंत रिकवर हो जाए, इसको कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, अगर ऑयल सप्लाई रुक जाए तो अल्टरनेटिव अवेलेबल हो, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज सप्लाई रुक गई तो आपके पास और विकल्प होने चाहिए। ठीक है, और विकल्प होने चाहिए जिससे आप इस शॉक को, इस इकोनॉमिक शॉक को झेल पाए। ठीक है, फैक्ट क्या है, रसिया यूक्रेन वॉर 2022 में हुआ तो यूरोप ने गैस जो है, गैस के सोर्सेज जो है डाइवर्सिफाई किए, यूरोप ने गैस के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। जब यहाँ पे रसिया यूक्रेन हुआ उस वक्त हम पढ़ रहे थे ना खूब, रसिया यूक्रेन हो रहा है, रसिया यूक्रेन हो रहा है, गैस पाइपलाइन की दिक्कत हो रही है यूरोप में, तो यूरोप ने क्या किया, गैस सोर्सेज डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, दूसरा क्या है, अडेप्टेशन पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, स्थिति के हिसाब से बदल जाना। डेफिनेशन क्या है, चेंजिंग पॉलिसी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू न्यू ग्लोबल रिलेट, मतलब समय को देखते हुए, परखते हुए अपने आप को बदल लेना है, यह है अडेप्टेशन। ठीक है, जैसे कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, डिजिटल इकोनॉमी बूम करने लगी इससे। ठीक, तो इंडिया में यूपीआई ट्रांजेक्शन 2023 में 100+ बिलियन पर ईयर हुआ। ये किसका एग्जांपल है, अडेप्टेशन का। ठीक है, हम ऑनलाइन हुए, पूरा डिजिटल हुए, इससे हमें बड़ा फायदा मिला, बहुत सारी इनोवेशन हुई इसको लेके। तीसरी बात, न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करना, यानी मल्टीपल ऑप्शन रखना। डेफिनेशन क्या है, हैविंग मल्टीपल अल्टरनेटिव्स टू अवॉइड डिपेंडेंसी। आप अल्टरनेटिव रखते हैं, विकल्प रखते हैं अपने पास, तो आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते। आपको लगता है कि इसने धोखा दिया, आप दूसरे पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प रखना जरूरी है। तो इसका एग्जांपल क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जो ऊपर मैंने बताया था कि चाइना के यहाँ से तो प्रोडक्शन मान लीजिए कर ही रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल रहने के लिए हमें और भी देशों पे जाना होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जब और कंट्रीज ने फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस किया तो इंडिया को भी इसमें फायदा हुआ, जब उन्होंने शिफ्ट किया इस चीज से, इस ग्लोबल डिसऑर्डर को देखते हुए। तो इंडिया में भी प्रोडक्शन हुआ, वियतनाम में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया। कंट्रीज शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया एंड वियतनाम, मैं कब से बोल रहा हूँ। फैक्ट क्या है, एप्पल शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू इंडिया 2023-25 में न्यूज पढ़ा होगा आपको, मैंने क्या किया, शिफ्ट किया एप्पल ने। शिफ्ट किया मतलब चाइना से पूरी जगह हटाया नहीं, चाइना में भी बनने दिया, इंडिया में भी बन रहा है, वियतनाम में भी बन रहा है। तो अपने आपको डाइवर्सिफाई किया, फ्लेक्सिबल हुआ बहुत ज्यादा, मल्टीपल ऑप्शन रखा। क्यों, क्योंकि शॉक ऑब्जर्व कर सके। ठीक, अब देखिए एकेडमिक टर्म में जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस, मैंने क्या बताया था, जस्ट इन टाइम। ठीक है, कि जितना जरूरत है उतना मंगाया, फिर उतना ही बेच दिया, ये जस्ट इन टाइम था। जस्ट इन केस क्या है, जितना जरूरत है, 3 की जरूरत है, आप 6 मंगा के 3 स्टॉक में रख लिया, अगर इकोनॉमिक शॉक आया तो ये जो है हमको रिकवरी दे देगा। ठीक है, तो जस्ट इन केस, जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ भी मंगा रहे हैं आप, ये ग्लोबल डिसऑर्डर के चक्कर जब भी हो रहा है, कुछ भी
कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डर कर रहे हैं, कब क्या हो जाए कुछ रखे रहते हैं, ठीक है। तो जरूरत के समय सप्लाई पहले, अब क्या है, एक्स्ट्रा स्टॉक रखना यानी बफर बना के रखना। जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस पे जम किया लोगों ने, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है ये इकोनॉमी। इकोनॉमी को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया। इकोनॉमी भी मजबूत रखो, ठीक ठाक रखो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जानते हैं क्या होता है? एक देश है, दूसरा देश है, मान लीजिए तीसरा देश है, तो ये तीसरा देश जो है पूरी तरह इधर झुकाव नहीं करेगा, पूरी तरह इधर झुकाव नहीं करेगा, दोनों में बैलेंस लेके चलेगा। ये इंडिया की स्थिति है, यानी मिडिल पावर, जो मैंने बताया था मिडिल पावर, इंडिया, जापान, जर्मनी, इनको मिडिल पावर बोलते हैं। तो मिडिल पावर ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाते हैं, न पूरी तरह घर जाएंगे, न पूरी तरह इधर जाएंगे। अगर झगड़ा हो जाता है तो सुलझाने की कोशिश करते हैं कि शांत रहो भाई, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सब तरीके से ठीक चले, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहना। इंडिया उसका एग्जाम्पल है। समझ में? ये ग्लोबल डिसऑर्डर में सही तरीके से चलने का एक तरीका है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाने का। रसिया, यूएस दोनों से रिलेशन है इंडिया का, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी हमने इनमें बैलेंस साधा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। फ्रेंड शोरिंग, सिर्फ ट्रस्टेड देशों के साथ ट्रेड करना, इसका मतलब है फ्रेंड शोरिंग का सिर्फ ट्रस्टेड देशों के साथ ट्रेड करना। एग्जांपल के लिए यूएस शिफ्टिंग सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, मैक्सिको, ठीक है। तो हम क्या है, ट्रस्टेड लोग हैं, मिडिल पावर्स ट्रस्टेड लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं, चाइना से इंडिया और मैक्सिको पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रस्टेड देशों के साथ ट्रेड करना है। इसके साथ तो कर ही रहे हैं, यूएस कर ही रहा है, लेकिन इंडिया और मैक्सिको के साथ भी कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। हम पे भरोसा ज्यादा है। पांचवा, डी कपलिंग और डी रिस्किंग। क्या मतलब है कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना, डिपेंडेंसी ही कम करना। इसका डी कपलिंग या डी रिस्किंग का मतलब है कि डिपेंडेंसी कम करना किसी देश पे, लेकिन चाइना पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी उस पे से कम करना, ठीक है। तो इसको डी कपलिंग कह रहे हैं। अब थोड़ा कंपैरिजन देखिए। अब देखिए पुराना मॉडल क्या था, नया मॉडल क्या है। पहले अप्रोच क्या था, इफिशिएंसी पे फोकस करना, जहां सस्ता मिल रहा है वहां से लो। अब क्या है, रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं। सप्लाई चेन क्या था, जस्ट इन टाइम, ठीक। अब जस्ट इन केस पे आ गए। ट्रेड क्या है, ग्लोबलाइजेशन, पुराना मॉडल। अब क्या है, फ्रेंड शोरिंग। ग्लोबलाइजेशन, अब फ्रेंड शोरिंग, मतलब ट्रस्टेड लोगों से के साथ ही ट्रेड करेंगे। गोल क्या है, ग्रोथ, पुराना मॉडल। अब क्या है, सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी, ये गोल है। डिपेंडेंसी क्या है, पुराने मॉडल में हाई है, और नए मॉडल में डाइवर्सिफाइड किया गया है पूरा तरीके से। समझ में आया? ये पैटर्न दिख रहा है पूरा, कैसे ग्लोबल डिसऑर्डर में हम क्या क्या, हम ही नहीं बहुत सारे देश, सभी देश क्या अपना रहे हैं, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। ये पैटर्न देखिए, पैटर्न चेंज हो रहा है पूरा। एग्जांपल देखिए एनर्जी का, पहले मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंस था, ठीक है। अब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, मल्टीपल सप्लाईज पर हम फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं। समझ में? ऑयल पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। दूसरा, सेमीकंडक्टर, यूएस ने चिप एक्ट 2022 बनाया, ठीक है। ईयू ने लोकल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, यूरोपियन यूनियन, सब अपना अपना चिप बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी पे हम डिपेंडेंट रहे कि हमको चिप यहाँ से लेना है। इंडिया क्या कर रहा है, पीएलआई स्कीम के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है, सोलर एनर्जी को पुश कर रहा है, यानी रूस से ऑयल, पश्चिम से टेक्नोलॉजी ले रहा है, डाइवर्सिफाई किया है हर तरीके से। इंडिया भी इस पे फोकस कर रहा है, सब अपने अपने फोकस कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैश्विक अस्थिरता, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के दौर में पारंपरिक एफिशिएंसी एवं ग्रोथ आधारित मॉडल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, और उनकी जगह रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पर आधारित सिक्योरिटी ओरिएंटेड इकोनॉमी फ्रेमवर्क उभर रहा है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन, फ्रेंड शोरिंग, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रमुख तत्व है। बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है जो ऊपर बताया हुआ है, कंपैरिजन टेबल था ना, बस उसी को लिखा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए। अब ये जस्ट इन टाइम जानते हैं आप, जस्ट इन केस, इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस की तरफ। लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा विस्तार से देखिए, जस्ट इन टाइम और जस्ट इन केस को, ठीक। क्या होता है ये जस्ट इन टाइम, जरूरत पड़े तभी सामान मंगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तभी मंगाना है, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही मंगाना है। तो गोदाम में एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखना, सब कुछ टाइम पर लाना, टाइम पर आए टाइम पे चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कार कंपनी है, जितनी टायर्स आज चाहिए उतने ही मांगती है, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं। फायदा क्या है, खर्चा कम है, स्टोरेज की जरूरत कम है, लेकिन नुकसान क्या है, अगर सप्लाई रुक गई तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जो मैंने बताया था कि सप्लाई रुक गई तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, हो सकता है फैक्ट्री भी बंद हो जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम, लॉकडाउन में फैक्ट्रीज बंद, शिपिंग रुक गई, ये हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, कार कंपनीज के पास पार्ट्स नहीं थे, प्रोडक्शन बंद हो गया, ये हुआ जस्ट इन टाइम में। तो उनके पास बैकअप स्टॉक नहीं था, इसलिए बंद हो गया। अब जस्ट इन केस क्या होता है,
अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो पहले से एक्स्ट्रा स्टॉक रखो। ये जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जस्ट इन केस का स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो पहले से एक्स्ट्रा स्टॉक रखना है। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा सामान रखना अपने पास। एग्जाम्पल के लिए वही कार कंपनी अब क्या कर रही है, जो ऊपर बताया एग्जाम्पल, 1 महीने का एक्स्ट्रा टायर स्टॉक रखती है। फायदा क्या है, क्राइसिस में भी काम चलता रहेगा। नुकसान क्या है, खर्च ज्यादा है, स्टोरेज की जरूरत। इसको मैनेज कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये नुकसान नहीं है, भले नुकसान दिखा रहा है, एक टाइम के बाद है कि नहीं बिका तो थोड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी तरीके से कम में निकाल देंगे, बेच देंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर प्रोडक्शन एकदम रुक गया तब तो ज्यादा खतरा है। ठीक है, एक कंपैरिजन चार्ट देखिए जस्ट इन टाइम जस्ट इन केस का। तरीका क्या है, जरूरत पर सामान पहले से एक्स्ट्रा स्टॉक रखना। खर्च क्या है, कम, यहाँ पे खर्च ज्यादा है। रिस्क क्या है, ज्यादा है जस्ट इन टाइम में, यहाँ रिस्क कम है। फोकस किस पे है, जस्ट इन टाइम में एफिशिएंसी पे, इसमें रेजिलियंस और सेफ्टी पे। ठीक है, तो बदलाव दिख रहा होगा, माइक्रो लेवल पे जा जाके सारी चीजें समझेंगे तो बदलाव आपको दिखता है सारी चीजें। आप एग्जांपल देखिए, जस्ट इन केस और जस्ट इन टाइम का। सेमीकंडक्टर क्राइसिस 2020 से 22, चिप सिर्फ लिमिटेड देशों में बनते थे, सप्लाई रुकी तो पूरी ऑटो इंडस्ट्री गई। अब क्या है, यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन खुद चिप बनाने लगे हैं। इंडिया भी बना रहा है, धुलेरा में आप जाएंगे गुजरात, इंडिया, आपको लगेगा इंडिया कहाँ बना रहा है, इंडिया बना रहा है। अभी आपने देखा नहीं पढ़ा न्यूज तो धुलेरा में, या धुलेरा कहाँ है, गुजरात में। स्मार्ट सिटी, यहाँ पे धुलेरा में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पूरी की पूरी एक प्लांट लगा हुआ है, पूरा बन रहा है। तो इंडिया भी बना रहा है अब सेमीकंडक्टर चिप। तो ये क्या है, जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम। इंडिया क्या करता था पहले, पहले ऑयल इंपोर्ट कुछ कंट्रीज से करता था, अब क्या कर रहा है, रसिया से, मिडिल ईस्ट से, यूएस से, यानी मल्टीपल ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये थिंकिंग कैसी है, जस्ट इन केस की थिंकिंग है। ठीक है, एक जगह नहीं है, जरूरत के हिसाब से ज्यादा मंगाएंगे और डाइवर्सिफाई भी रखेंगे। तो ये जस्ट इन केस की स्थिति में जा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह हम शिफ्ट कर रहे हैं, ग्लोबल डिस्टर्बेंस के बाद सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां इफिशिएंसी की जगह रेजिलियंस और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस की तरफ बढ़ना। ये पैटर्न और चेंज देखते रहिएगा। अब देखिए हम देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ग्लोबल डिसऑर्डर के टाइम पे। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है शॉक ऑब्जर्वर है। शॉक इकोनॉमी में अगर कोई शॉक आया तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, देखेंगे कैसे। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर जब क्या है, ऐसी जॉब बिजनेसेस है जिनमें कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, टैक्स सिस्टम पूरी तरह रजिस्टर नहीं होता है। ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, ये सब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर वाला है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल। तो इंडिया में कितना बड़ा है फॉर्मल सेक्टर, इंडिया की इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर कितना बड़ा है, 80 to 90% जो वर्क फोर्स है इनफॉर्मल सेक्टर में है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक और ILO। बहुत बड़ा नंबर है, यानी जीडीपी का लगभग 45 से 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कौन, इनफॉर्मल सेक्टर। यानी एक तरीके का बैकबोन है इंडिया का, रीढ़ की हड्डी है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, 80 to 90% बहुत बड़ा नंबर होगा, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, मतलब क्या है, इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है इनफॉर्मल सेक्टर। ग्लोबल डिसऑर्डर में क्यों इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और हमारा ये टॉपिक भी ग्लोबल डिसऑर्डर ही है। ठीक है, हाई रेजिलियंस, पहले तो झटका सहने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। ठीक है, एकेडमिक टर्म में इकोनॉमिक रेजिलियंस वर्ड यूज होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है जल्दी काम बदल सकता है, जल्दी नई इनकम सोर्सेज ढूंढ सकता है। कोविड-19 में आपको दिखेगा, अभी एग्जांपल आ गया ना कोविड-19 का, कोविड-19 लॉकडाउन का। फैक्ट्री वर्कर क्या किए, डिलीवरी बॉय बन गए। स्ट्रीट वेंडर क्या है, ऑनलाइन सेलिंग करने लगे। इसलिए ये शॉक ऑब्जर्व कर लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, अपने आप को तुरंत चेक कर बदल देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इनकी, इनफॉर्मल सेक्टर की लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। इनफॉर्मल वर्कर क्या है, फिक्स रूल नहीं है, आसानी से जॉब स्विच कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्टर वर्कर क्या है, एग्रीकल्चर में भी जा सकता है, ट्रांसपोर्ट में भी जा सकता है, मतलब सिस्टम कोई रिजिड नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसको क्लियर। तीसरा, लो डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही है। डीकपलिंग फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब लोकल मार्केट पर डिपेंडेंट है, ग्लोबल शॉक को कम असर है। ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए आप हैं, आपको सब्जी बेचनी है, तो लोकल में ही देखते हैं, गांव में सब्जी वगैरह लोग उगाते हैं खेतों में। अब ये खेतों में सब्जी उगा के क्या करते हैं, पास के किसी लोकल मंडी में ले जाते हैं। लोकल मंडी में आपको सब्जी चाहिए, लोकल मंडी में पहुंच गए, कोई आपको सब्जी चाहिए,
तो आप क्या करते हैं, दौड़ के इधर आके यहाँ से सब्जी लेके चले जाते हैं। पूरा लोकल मार्केट है, तो लोकल मार्केट पे डिपेंड है, ग्लोबल शॉक को असर कम कर देता है, हम आसानी से सारी चीजें अंदर ही अंदर खरीद सकते हैं। ठीक, तो ग्लोबल डिपेंडेंसी नहीं है हमारे इस मामले में। ठीक, तो ग्लोबल ट्रेड क्रैश हुआ लेकिन लोकल सब्जी वाला चलता रहा, एग्जाम्पल है। चौथी बात, सोशल सेफ्टी बफर, एकेडमिक टर्म में से क्या बोलते हैं, शॉक ऑब्जर्वर सेफ्टी नेट। जब फॉर्मल जॉब खत्म होती है तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। किसी की पक्की फॉर्मल जॉब है जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से मिलती है कंपनियों में, तो वहां जॉब गई तो इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड में लाखों लोग सिटी से गाँव की तरफ भाग गए, लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, कंपनी वगैरह में काम करते थे, लॉकडाउन लगा भागे, तो लोग एग्रीकल्चर करने लगे, स्मॉल वर्कर में लग गए, तो शिफ्ट कर गए तुरंत। तो क्या किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको जॉब दिया, तो शॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक तरीके इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को इतना मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। इनफॉर्मल सेक्टर परफेक्ट नहीं है, इनकम अनस्टेबल है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क रहता है। इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फॉर्मलाइजेशन जरूरी है। इनफॉर्मल तो शॉक ऑब्जर्व के लिए ठीक है, काफी बेहतर तरीके से काम करता है। जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक शॉक आता है तो वही हमें संभालता है। कोविड-19 जैसा एग्जांपल याद रखिएगा, जब कोविड-19 आया था तो इनफॉर्मल सेक्टर ने ही हमें बहुत मजबूती से बनाए रखा था। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मलाइजेशन जरूरी है, इनफॉर्मल से नहीं चलेगा, क्योंकि टैक्स वगैरह का सिस्टम रजिस्टर्ड नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो इंटरनेशनल लिंक देखिए, इंटरनेशनल लिंक क्या है इसका, ग्लोबल डिसऑर्डर में क्या चाहिए देशों को, रेजिलियंट इकोनॉमी चाहिए। रेजिलियंट इकोनॉमी चाहिए तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, शॉक ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लिंक वो बनेगा। डेवलपिंग कंट्रीज की स्ट्रेटेजी क्या है, इंडिया अफ्रीका जैसे देशों में इनफॉर्मल सेक्टर सर्वाइवल टूल है। ये हम डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इनफॉर्मल सेक्टर हमारे लिए एक तरीके से सर्वाइवल टूल का काम करता है। इसको एकेडमिक टर्म में कहते हैं ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल से हम इनफॉर्मल में चले जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, गरीब लोगों को आजीविका देता है, ये काम दे देता है। ठीक है, तो एसडीजी का गोल क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन में रोल इनफॉर्मल सेक्टर का 17 गोल है, उसमें से पॉवर्टी रिडक्शन भी एक गोल है। ठीक, तो उसमें इनफॉर्मल सेक्टर काफी भूमिका निभाता है। अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया, छोटा मोटा ही सही, लेकिन ठेले वाला का बिजनेस कर लिया, एक दिन में सब्जी वगैरह लेकर ठेले पे बेचे, दिन का कम से कम 500 600 1000 2000 कमाया, तो महीने का जोड़ेंगे 2000 के हिसाब से तो 60,000 बना लिया। ठीक है, 60,000 बना लिया, तो इससे कम से कम गुजर बसर इनका बढ़िया से चल जाता है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक भी नहीं है। इसमें टैक्स सिस्टम में लोग नहीं जुड़ते, बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा है कि लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स सिस्टम से नहीं जुड़े हुए। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जब हमें संकट में होते हैं तो शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काफी बढ़िया से काम करता है, और इन सब चीजों में भी काम करता है जो भी बता रहा हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ, एसडीजी में, इन सब में। ये डेटा देखिए, अब डेटा रिवॉल्यूमेंट। अभी मैं क्या बोल रहा था कि इनफॉर्मल सेक्टर काफी शॉक ऑब्जर्व करता है, तो कोविड-19 में क्या हुआ था, इंडिया की जीडीपी माइनस इतने पे पहुंचा अकॉर्डिंग टू एनएसओ। तो क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर ने रिकवरी में मदद करी। दूसरा देखिए CMIE का डेटा, जो अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो रिपोर्ट वगैरह देता रहता है। ठीक है, तो लॉकडाउन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 23% तक पहुंच गया। ठीक, तो इनफॉर्मल एक्टिविटीज से जॉब वापस आई। समझ में आया कि कितना बड़ा शॉक ऑब्जर्व कर रहा है, गरीबी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, काफी जबरदस्त मदद कर रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर जो है इफिशियंट होता है लेकिन कमजोर है, इनफॉर्मल सेक्टर इनएफिशिएंट लग सकता है लेकिन रेजिलियंट होता है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर, इस आर्टिकल में इनफॉर्मल सेक्टर को मतलब इनफॉर्मल सेक्टर की विशेषताएं बताई गई है कि कितना जबरदस्त तरीके से हर जगह ये एक सुपर हीरो की तरह आके हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है। इनफॉर्मल सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए भले ठीक ना हो, लेकिन ये जब भी कोई सिचुएशन गड़बड़ होती है तो मदद करने के लिए यही आता है। कोविड-19 में भी इसी ने मदद करी। अब देखिए, सरकार की सबसे बड़ी चुनौती विनर्स वर्सेस लूजर प्रॉब्लम, इसको भी हम समझेंगे क्या है। देखिए, एक बेसिक आइडिया लीजिए, जब सरकार जो है कुछ सेक्टर या इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जैसे सब्सिडी, पॉलिसी, प्रोटेक्शन, तो वो सेक्टर जो है विनर बन जाती है। मतलब कुछ सेक्टर को सपोर्ट किया तो उनको काफी फायदा मिला, और जिनको नहीं मिला या उनका मार्केट पूरा छीन गया, ठीक है, तो वो लूजर बन जाते हैं। यही है गवर्नमेंट का विनर्स और लूजर पॉलिसी। अभी दिखाते हैं कि इनको अगर सपोर्ट नहीं मिला
कुछ को मिला, कुछ को सपोर्ट नहीं मिला, उससे क्या गड़बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां विनर बनेंगी, तो पेट्रोल डीजल व्हीकल कंपनी जो है लूज करेंगी। आपको लगेगा कि पेट्रोल डीजल से तो पूरा तरीके से रिप्लेस ही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक झटके में सपोर्ट छीन लेना, जैसे कोई वेंटिलेटर पे हो और वेंटिलेटर खींच लेना पूरी तरीके से एक झटके में, तो क्या धड़ाम से खत्म हो जाएगा। वो ना करना, धीरे धीरे इससे हम पीछे हटेंगे, धीरे धीरे, ताकि इकोनॉमी को इसकी वजह से शॉक ना लग जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां लेके चल रहे हैं, अचानक से बंद कर देंगे, मान लीजिए अचानक से ऑर्डर आया पेट्रोल डीजल बंद, तो जितनी भी गाड़ियां थी, जितना प्रोडक्शन हुआ था, वो सब तो जिनके जो घर में था तो खत्म हो जाएगा। तो रिप्लेस करना है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे रिप्लेस करना है, ये झटके में कि खत्म कर दे, इससे भी इकोनॉमिक शॉक आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, तो कंपनियां विनर बनेंगी, पेट्रोल डीजल को नहीं प्रमोट करें तो लूजर बनेंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे रिप्लेस करना है, ये नहीं कि झटके में ही खत्म कर दे। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिलेमा देखिए, उसी को जब सरकार डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को प्रमोट करना है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, गलत सेक्टर चुन लिया तो लॉस हो सकता है। मतलब सरकार ने सोचा ना कि एक्स सेक्टर को मजबूत करते हैं और जो ये ए YZ सेक्टर है इसको नहीं मजबूत करते, तो क्या है, अगर कर दिया, गड़बड़ उनका डिसीजन निकला तो लॉस कर जाएंगे, यानी फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। दूसरा, पिकिंग विनर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ट्राई टू पिक विनर्स, मतलब जो बढ़िया है, बेहतर है, उसी को चुनो, इस मूड में होना। रिस्क क्या है, मार्केट से बेटर डिसीजन नहीं ले पाती है। गवर्नमेंट कितना भी डिसीजन ले, गवर्नमेंट कितना भी बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करे कि ये बढ़िया कंपनी है, इसी को चुनो, पता चला चुना, गिर गया वो कंपनी, तो मार्केट से बेटर डिसीजन नहीं ले पाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कई देशों ने सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट किया, सब सक्सेसफुल नहीं हुए। अभी सेमीकंडक्टर कुछ चल रहा है ना, तो लोगों को लगा कि सेमीकंडक्टर पे लगा लो, नहीं किया, सब नहीं हो पाए, कुछ फेल हो गए। तो ये दिखाता है कि जो पिकिंग विनर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि विनर्स को ही चुनो, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कौन परफॉर्मेंस जिसका बेहतर है, लंबे टाइम से परफॉर्म पैटर्न देखना है, पैटर्न देखते रहिए कि परफॉर्मेंस का पैटर्न क्या है। ये नहीं कि एक बार कोई बहुत ज्यादा जीत गया, अब पीछे बैकग्राउंड में देख ही नहीं रहे कि कितने बार हारा हुआ है, एक बार जीता तो चलो भाई इसी को चुन लो, गड़बड़ हो जाता है। तीसरा है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, जोसेफ सम्पीटर ने, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि न्यू इंडस्ट्री ओल्ड इंडस्ट्री को रिप्लेस करती है। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल कार को रिप्लेस कर रहा है, मतलब पुरानी इंडस्ट्री जो है, यानी नई इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर ही देती है। रिजल्ट, कुछ लोग गेन करते हैं, कुछ लोग जॉब लॉस करते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है, किनका, जोसेफ सम्पीटर का। क्रिएटिव, इसको इन्होंने क्या बोला, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एक है पॉलिसी ट्रेड ऑफ, इसको क्या कहते हैं कि पॉलिसी बनाते समय कुछ को फायदा हो, कुछ को नुकसान हो, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिसी ट्रेड ऑफ, ठीक है। ऊपर क्या देख रहे हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, पॉलिसी ट्रेड ऑफ देख रहे हैं, विनर्स लूजर्स देख रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा शार्प होकर सोचे, जब ऐसा ग्लोबल डिसऑर्डर का स्थिति बनती है, ग्लोबल डिसऑर्डर वाली स्थिति बन रही है, तो उस वक्त थोड़ा शार्प होकर सोचे, ढंग से सोचे, इमोशंस में आके तुरंत फैसला ना ले रहे। ये सब देखे, पॉलिसी ट्रेड ऑफ वाली स्थिति देखे, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाली स्थिति देखे। विनर, हमेशा विनर, कोई एक झटके में विनर बनाए तो उसी पे ना कूद पाए, सोच समझ के स्थिति बनाए, सोच समझ के पॉलिसी चेंज करें, यानी कि कूद के चेंज कर दे और गड़बड़ हो जाए, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाले में हमने एग्जांपल देखा कि सब सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो सभी तो सफल नहीं हुए, कुछ फेल भी हो गए, ठीक। पॉलिसी ट्रेड ऑफ, कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ, ऐसी पॉलिसी बना दी, तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाना था, ठीक। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जोसेफ सम्पीटर क्या बोल रहे हैं, कुछ लोगों को क्या, पुरानी नई इंडस्ट्री पुरानी को रिप्लेस करती है, तो कुछ गेन करते हैं, कुछ लूज करते हैं। तो क्या करना है, जब नई इंडस्ट्री बन रही है तो पुरानी इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट को इंटरवीन करके देखना चाहिए कि गड़बड़ ना हो जाए उनके साथ, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिलेशन का लिंक देखिए, हायर लिंक देखिए, क्या होता है, मैंने कहा कि विनर और लूजर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, विनर पे फोकस कर रही है, तो अब उसके सेंस में हम इंटरनेशनल लिंक देख रहे हैं, ठीक है। पहला है जियो इकोनॉमिक कंपटीशन, कंट्रीज अब क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, सभी कंट्री, ठीक है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस क्या कर रहा है, चिप एक्ट बनाया, यानी सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल AI पे फोकस कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी PLI स्कीम चला रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है, ये चल रहा है। दूसरी बात, प्रोटेक्शनिज्म, इंटरनेशनल लिंक से देखिए, प्रोटेक्शनिज्म, कंट्रीज क्या है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही है अपने। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ताकि अपनी खुद की इंडस्ट्री, जो देशों में चल रही है इंडस्ट्री, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यूएस चाइना ट्रेड वॉर की स्थिति में, टैरिफ वॉर क्या हुआ है, बताया ऊपर, सब्सिडी वॉर चल रही है, सब्सिडी वॉर, लोग सब्सिडी दे रहे हैं अपने अपने कंट्रीज में, इंडस्ट्री को हैवी सब्सिडी दिया जा रहा है। यूएस EU ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज काफी जबरदस्त दे रहे हैं, खूब सब्सिडी दे रहे हैं।
रिजल्ट क्या हो रहा है इससे? ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्ट होने का क्या मतलब है? कोई कंट्री एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री, ये अपने अपने देश में हैवी सब्सिडी दे रहे हैं, हैवी सब्सिडी दे रहे हैं। ये है ग्लोबल मार्केट, मान लीजिए ग्लोबल मार्केट। अब ये हैवी सब्सिडी दे रहे हैं किसी एक्स चीज पे। अब उस एक्स चीज, मान लीजिए ये कोई वन ए, मान लीजिए ए रखिए, ये ए प्रोडक्ट है। ए प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में कितना चल रहा है? 100 रुपए। अब ये हैवी सब्सिडी देके मार्केट में पटक रहे हैं इसको कितने में? 85 रुपए में सभी, ठीक। ये मान लीजिए 80 में पटक रहा है, ये मान लीजिए देश क्या कर रहा है? 70 में पटक रहा है। तो इससे क्या होता है? ग्लोबल मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो वो चीज मार्केट ग्लोबल मार्केट में 100 रुपए में बिक रही है, आप 70-80 में बेचेंगे और लोग 100 रुपए में बना रहे हैं, तो इनको क्यों खरीदेंगे लोग? ठीक है, WTO मुद्दा चला जाता है इसी चीज को लेके, तो क्यों खरीदेंगे? ये सब ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये 70 में बेचने लगे, 80 में बेचने लगे, 85 में बेचने लगे, तो जो सस्ता सेम चीज को जो सबसे सस्ता बेचेगा सेम क्वालिटी के साथ उसको खरीदेंगे, 100 में क्यों जाएंगे? और कंपनी डिस्टॉर्ट होंगी। वही लिखा है, ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है, जो ये हैवी सब्सिडी देते हैं ना ये, और ये इससे भी ग्लोबल डिसऑर्डर बनता है। अब डेटा देखिए, यूएस चिप एक्ट 2022, $52 बिलियन का सपोर्ट यानी सब्सिडी। इंडिया पीएलआई स्कीम 1.97 लाख करोड़ रुपए लगभग सब्सिडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी, इंडिया ग्लोबल बिलियंस ऑफ डॉलर में। ठीक है, मतलब क्या है? गवर्नमेंट एक्टिवली विनर्स चूज कर रही है। सब्सिडी देने का मतलब क्या है? कुछ लोग सेक्टर को ही सब्सिडी दिया जाएगा, कुछ सेक्टर को ही सब्सिडी जबरदस्त तरीके से दी जाएगी ताकि वो बूम करे। ठीक है, तो ये क्या मैंने बोला था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? विनर्स लूजर्स, ये कॉन्सेप्ट देख के चल रही है। ठीक है, कि ये विनर है, इनको चुनो, यही सबसे बड़ी गलती है। ये विनर है, इन्हीं को चुनो, इन्हीं को सब्सिडी दो जबरदस्त। आर्टिकल यही समझाने की कोशिश कर रही है गड़बड़ी है, गवर्नमेंट ये पैटर्न चला रही है। क्या करना था? रैशनल होकर सोचना था। अगर हम सीधे विनर्स को चुनेंगे तो नीचे जो कुछ लोग हैं वो तो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्टिवली विनर्स चूज कर रही है, ये पैटर्न दिखा था। ये जो डेटा दे रहा है और ये जो ग्लोबल डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है और सब्सिडी वगैरह हम दिखा रहे हैं, ये शो करता है कि वो केवल विनर्स चुन रही है। ऊपर जो हेडलाइन पड़ा था ना वही प्रॉब्लम। ये जो है क्यों सीरियस है? रॉन्ग चॉइस रिस्क। अगर गलत चुन लिया कोई कंपनी जिसको सब्सिडी जबरदस्त दे रहे हैं, अगर सरकार गलत सेक्टर चुन ले तो पैसा वेस्ट, ग्रोथ गैर काम से। ये चिंता जताई जा रही है आर्टिकल में। इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। विनर्स चुना यानी रिच, लूजर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, कोल वर्कर्स वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट, इसका डिबेट चल रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर, हर सेक्टर चाहता है कि हमें सपोर्ट मिले, तो गवर्नमेंट प्रेशर में भी आ सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को चंदा दे खूब ज्यादा। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में विनर्स कौन है? सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलआई स्कीम, इनको मिल रहा है। लूजर कौन है? ट्रेडिशनल फ्यूल इंडस्ट्रीज, स्मॉल अनकम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर्स, ये लूजर, मतलब इन पर सपोर्ट नहीं है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, उनको खूब मिल रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? पॉलिसी बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लगातार विनर्स को चुन रही है और औरों को तो निगलेक्ट कर दे रही है, जिसकी वजह से पॉलिसी बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? पॉलिसी बैलेंस करके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है? केवल विनर्स को चुन रही है। गलत चुन लिया तो खूब ज्यादा नुकसान। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि समझे। सोचिए एक टीचर है क्लास में, 5 स्टूडेंट को स्पेशल कोचिंग देता है और वो टॉपर बन जाते हैं, विनर बन जाते हैं। बाकी स्टूडेंट क्या है? पीछे रह जाते हैं, यानी लूजर। टीचर की चैलेंज क्या है? सबको बैलेंस कैसे करें, यानी टीचर कौन है? गवर्नमेंट, कि बैलेंस कैसे करें। देखिए, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सरकारों द्वारा रणनीतिक क्षेत्रों, स्ट्रेटेजिक सेक्टर को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया। किंतु पीकिंग विनर्स की प्रक्रिया में संसाधनों का गलत आवंटन, असमानता, राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जिससे संतुलित एवं समावेशी नीति निर्माण अत्यंत जटिल हो जाता है। मतलब हम ग्लोबल डिसऑर्डर की स्थिति में है तो हमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे ध्यान भी देना है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी जन्म ले लेती हैं। ठीक है, तो एक पॉलिसी डिलेमा वाली स्थिति बन जाती है, जो चिंता जताई जा रही है इसमें। देखिए, अब अगला क्या है? फ्यूचर इकोनॉमी में डेटा ही पावर है। डेटा एक न्यू ऑयल जैसा है। जैसे ऑयल को अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, फ्यूचर में क्या किया जाएगा? आपका जो खुद का डेटा है उसको ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। पहले क्या था? ताकत क्या थी? पहले पावर, सेना और पैसे में। अब क्या है? ताकत इंफॉर्मेशन, यानी डेटा, आपका खुद का इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, ठीक है, तो आप खतरे में पड़ने वाले हैं। अगर सरकार को पहले से पता हो कि कहाँ शॉर्टेज आने वाला है, कौन सा सेक्टर रिस्क में है, तो वो पहले से ही तैयार रह सकती है। ये क्या है? डेटा का पावर। अगर डेटा है, इंफॉर्मेशन है कि इस सेक्टर में XYZ सेक्टर में दिक्कत होने वाली है, तो गवर्नमेंट पहले से तैयार रहेगी। इसी सेंस में बोला जा रहा है कि डेटा फ्यूचर में आपका पावर बनेगा। देखिए, तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस
को बढ़ावा देना चाहिए। डिफिनेशन क्या है इसका? जब सरकार पॉलिसी डिसीजन डेटा और एविडेंस के आधार पर लेती है। एग्जांपल के लिए कोविड-19 पे क्या हुआ था? इन्फेक्शन का डेटा पता किया गया को कितने इन्फेक्टेड है, तो क्या हुआ? लॉकडाउन को डिसीजन लिया गया कि लॉकडाउन करो। ये क्या है? इंफॉर्मेशन की पावर। दूसरा है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, या इसका डेफिनेशन क्या है? डेटा के आधार पर फ्यूचर का अंदाजा लगाना। एग्जांपल के लिए एआई से प्रिडिक्ट करना, यानी सप्लाई चेन डिसरप्शन, क्रॉप फेलियर, ये सब डेटा के आधार पर होना काफी जबरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि डेटा क्या है? डेटा इज न्यू ऑयल। डेटा इज न्यू ऑयल। तीसरा, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। जब कुछ देशों के पास, लोगों के पास ज्यादा डेटा होता है तो वही ज्यादा पावरफुल होते हैं। फ्यूचर में क्या है? जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा देशों के पास, वही पावरफुल होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे डेटा सेंटर का जो कोशिश करते हैं ना कि डेटा सेंटर लोकलाइजेशन किया जाए, डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करते हैं कि जो भी डेटा हो हमारे देश के अंदर वो बाहर ना जाए। ठीक है, एग्जांपल के लिए बिग टेक कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, ये पावरफुल अभी भी है और फ्यूचर के लिए भी तैयार है। वो डेटा इन्हीं के पास होगा। ठीक है, जियो इकोनॉमिक्स ऑफ डेटा। अब डेटा ट्रेड, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी सबका हिस्सा बन गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? डेटा इज द न्यू ऑयल। जब इन सबका हिस्सा बनेगा तो ये ऑयल जैसा ही परफॉर्म करेगा। इंटरनेशनल लिंक देखिए इसका। डिजिटल सोवरेनिटी, कंट्रीज क्या चाहते हैं? उनका डेटा उनके कंट्रोल में रहे, सभी चाहते हैं। एग्जांपल के लिए डेटा, इंडिया क्या करता है? डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाता है। यूरोपियन यूनियन क्या लाता है? जीडीपीआर। सभी लोग लॉ बनाते हैं। आप क्या देख रहे हैं इसमें? पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न देख रहे हैं कि ग्लोबल डिसऑर्डर की वजह से क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है, वो सारे पैटर्न आप देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, सप्लाई चेन इंटेलिजेंस। डेटा से क्या पता चलता है? कौन सा रूट रिस्की है, कहाँ बॉटलनेक है। ठीक, एग्जांपल के लिए सुएज कनाल ब्लॉकेज 2021, अगर हमें पता होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गड़बड़ी होने वाली है, इस तरीके का वॉर वगैरह होगा, हमारी इंफॉर्मेशन जबरदस्त होती, तो हम पहले से ही क्या करते? उसका ऑप्शन ढूंढ लेते। ये होता है डेटा का पावर। सुएज कैनाल ब्लॉकेज 2021, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेटा के आधार पर बहुत देशों ने, डेटा आ गया था उनके पास इन्फॉर्मेशन के ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने बदलाव किया था उसमें, इसलिए एग्जांपल दिया गया है। टेक वॉर, यूएस और चाइना, कंपटीशन अब क्या है? एआई, डेटा, सेमीकंडक्टर। तो डेटा क्या है? स्ट्रेटेजिक एसेट। अब इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी में भी डेटा डिप्लोमेसी एक वर्ड नया आएगा। डेटा डिप्लोमेसी, एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा इसमें, डेटा डिप्लोमेसी। फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि डेटा पर डिप्लोमेसी हो रही है। अभी भी हल्का हल्का लक्षण दिख रहा है, लेकिन उस वक्त ज्यादा दिखेगा। देखिए, दुनिया में हर दिन क्या होता है? 328 मिलियन टेराबाइट डेटा जनरेट होता है लगभग। 2023 का एस्टिमेट है ये। एआई मार्केट एक्सपेक्टेड कितना है? 1 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा 2030 तक। इंडिया में क्या है? आधार डेटाबेस 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों का है। यूपीआई 100 से ज्यादा बिलियन ट्रांजेक्शन पर ईयर होता है। तो क्या है? डेटा स्केल बहुत बड़ा है। डेटा स्केल बहुत बड़ा है और डेटा पे ही पूरा गेम होने वाला है फ्यूचर में। अब एग्जांपल देखिए, एक ऑयल क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास डेटा हो, डिमांड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा डेटा है, तो क्या होगा? पहले ही इंपोर्ट डाइवर्सिफाई कर सकती है। दूसरा, एग्रीकल्चर, सैटेलाइट डेटा हो तो क्रॉप का हेल्थ, रेनफॉल प्रेडिक्शन, ये सब कर सकती है। ठीक है, क्या होगा? फार्मर को पहले ही अलर्ट मिल सकता है। तीसरा, सप्लाई चेन, कंपनियां क्या करेगी? रियल टाइम ट्रैकिंग करती हैं, अगर डिले दिखा तुरंत रूट चेंज कर देती है। ये इंफॉर्मेशन की ताकत है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? डेटा प्राइवेसी रिस्क, मिसयूज हो सकता है। डिजिटल डिवाइड, सबके पास डेटा एक्सेस नहीं है, समझ में आया? तीसरा, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, हैकिंग का खतरा, स्पाईवेयर, मेलवेयर, इसके बारे में न्यूज में सुनते रहते हैं, हमेशा होता रहता है, तो उसका खतरा है। देखिए, कोर इनसाइट क्या है कि जिस देश के पास ज्यादा और बेहतर डेटा होगा वही ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे पावरफुल देश बनेगा, वही पावरफुल बहुत ज्यादा होने वाला है फ्यूचर में। अब देखिए, जितना बताना था बता दिया। अब क्या करना है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, निम्नलिखित में से ग्लोबल डिसऑर्डर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, एक ऐसी स्थिति है जिसमें वैश्विक स्थिरता पूर्वानुमेयता बढ़ाती है। ठीक है, ये तो पहले ही गलत लगाएगा, तो ए में कौन कौन सा गड़बड़ है? जो 1 है इसको काट दीजिए। ठीक है, इसमें मल्टीपोलैरिटी और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन और ट्रेड फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है, बी ऑप्शन होगा। ठीक, इसका आंसर की दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, जस्ट इन टाइम और जस्ट इन केस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्ट इन टाइम मॉडल में इन्वेंट्री को न्यूनतम रखा जाता है। ठीक है, जस्ट इन केस मॉडल का उद्देश्य रिस्क को कम करना है। जस्ट इन टाइम मॉडल अधिक
रेजिलियंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ये रेजिलियंट नहीं है। जस्ट इन टाइम क्या है, एफिशिएंट है लेकिन रेजिलियंट नहीं है। समझ में आया? तो जस्ट इन केस मॉडल रिस्क को कम करेगा और जस्ट इन टाइम मॉडल इन्वेंट्री न्यूनतम रखता है, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा, 5 क्वेश्चन है। भारत के अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सेक्टर में के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारत के जीडीपी में लगभग आधा योगदान देता है। इसमें कार्यरत श्रमिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ये गलत है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। यस, अब दूसरा गलत होगा तो कौन कौन सा जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया, एक बचा, तीसरा मार दीजिए। तो ये संकट के समय आर्थिक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है, इसके बारे में पढ़ा। पिकिंग विनर्स, समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकार द्वारा कुछ विशेष उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक, इससे सभी क्षेत्रों को समान लाभ मिलता है, समान लाभ नहीं मिलता है, यही तो हम देख रहे थे। तो क्या है, दूसरा गया तो ये सब गया, ये संसाधनों के गलत आवंटन का कारण बन सकता है। ठीक है, पांचवा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, यह नीति निर्माण में डेटा और साक्ष्यों का उपयोग करता है। ठीक है, यह भविष्य और जोखिम को पूर्वानुमान में लगाने में सहायक है। ठीक है, यह डेटा गोपनीयता से संबंधित चुनौतियों का समाप्त कर देता है। गलत है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा जिसमें है गया। ये 5 थे पीवाईक्यू, अरे सॉरी पीवाईक्यू नहीं है, बनाया है मैंने, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैंने बनाया, तो इसको सॉल्व करिए, इससे रिलेटेड है जो एनालिसिस किया हमने आर्टिकल का वो। अब देखिए हिंदी का में आपका प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न मेंस का है, इसको आपको सॉल्व करना है। वैश्विक अव्यवस्था यानी ग्लोबल डिसऑर्डर के वर्तमान दौर में पारंपरिक एफिशिएंसी आधारित आर्थिक मॉडल की सीमाएं स्पष्ट हो गई है। इस संदर्भ में रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पर आधारित नए आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही इस परिवर्तन में डेटा ड्रिवन गवर्नेंस तथा भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। कैसे लिखना है, बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ग्लोबल डिसऑर्डर डिफाइन करना है, ओल्ड मॉडल की लिमिटेशन मेंशन करनी है। बॉडी में क्या होगा, ओल्ड मॉडल लिमिटेशन, एफिशिएंसी, फ्रेजाइल, जस्ट इन टाइम, फेलियर, एग्जांपल कोविड-19, सप्लाई चेन। नीड फॉर न्यू मॉडल, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ। रोल ऑफ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेटर पॉलिसी मेकिंग, ये बताना है इसमें। रोल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, शॉक, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, क्राइसिस सर्वाइवल। क्रिटिकल एनालिसिस, कॉस्ट बढ़ती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, पॉलिसी डिलेमा, विनर्स वर्सेस लूजर का। ठीक है, ये बताना है आपको। कंक्लूजन क्या करना है, बैलेंस लाइन देनी है। रेजिलिएंट, इंक्लूसिव, डेटा ड्रिवन इकोनॉमी इज अ फ्यूचर। हर पार्ट एक कीवर्ड एक एग्जांपल, यही टॉपर अप्रोच होगा। ठीक है, ये करना है आपको। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए ये क्या है, माइंड मैप। जितना भी अभी ऊपर बताया ये पूरा माइंड मैप है। ठीक है, शॉर्ट में अगर जितना बताया वो सब पढ़ लिया और शॉर्ट में इन सबको देख लिया तो आपको याद हो जाएगा पूरा। ऊपर तो लिखा ही हुआ है। अब इससे भी नहीं बनेगा तो एक और चीज दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, ये ग्लोबल डिसऑर्डर एंड न्यू इकोनॉमिक मॉडल। क्या है ये, इन्फोग्राफिक्स। इसको देख के भी समझ में आ जाएगा। की प्लेयर्स, ओल्ड इकोनॉमिक मॉडल, न्यू इकोनॉमिक मॉडल, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, इनफॉर्मल सेक्टर, डेटा के साथ दिया है, डेटा इज न्यू पावर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक्स है, माइंड मैप है, और साथ ही साथ और क्या है, जो मैंने आर्टिकल दिया हुआ है, जो आर्टिकल है ये आर्टिकल भी इसमें है, माइंड मैप है, और इसका पूरा एनालिसिस भी है। ठीक है, क्वेश्चन भी है प्रीलिम्स का, मेंस का भी दिया हुआ है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, पूरा एक ही में है। आपको क्या करना है, केवल पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है, क्या दिखाता है, पैटर्न दिखाता है, कैसे ग्लोबल डिसऑर्डर में सबकी पॉलिसी चेंज हुई है और क्या क्या लोग कर रहे हैं सारे देश। ठीक है, तो इसको देखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।